चलिए तो अब हम समझते हैं थायराइड डायूरेटिक्स के बारे में। ऑलरेडी हमने लूप डायूरेटिक्स समझ चुके हैं। तो आगे बढ़ते हैं थायराइड डायूरेटिक्स। ये भी अगेन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अंदर से काफ़ी सारे वन लाइनर्स, एमसीक्यूज, इवन शॉर्ट नोट के फॉर्म में भी क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। तो अगेन उसको भी सब क्लासीफाई करते हैं। इसका जो क्लासिफिकेशन होता है वो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन के बेस पे होता है कि ये जो थायराइड डायूरेटिक्स हैं वो कैसे क्लासीफाई होते हैं। पहले होते हैं शॉर्टर एक्टिंग। अब आप देखेंगे शॉर्टर एक्टिंग में भी कुछ नाम पहले आप देख लीजिए। क्लोरथाइजाइड, हाइड्रोक्लोरथाइजाइड, ये बहुत ही कॉमन यूज़ होता है। अगर आपके घर में कोई एजेड है, आपके मम्मी पापा है, उनको भी कोई तकलीफ है, अगर आप देखेंगे कि अगर उनको डायूरेटिक्स चल रही है तो ये हाइड्रोक्लोरथाइजाइड बहुत ही कॉमन होगा, यूजुअली आप देखेंगे। इसके अलावा हाइड्रोफ्लूमेथाइजाइड, बेंड्रोफ्लूसाइड, साइक्लोपेंथियाजाइड, मेटोलाजोन, क्लोरथाइजाइड, सो काफ़ी सारे थाइजाइड के नाम से एंड होते हैं। यहाँ पे आप उसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन देखेंगे, ऑल्दो दे आर शॉर्टर एक्टिंग, फिर भी 6 से 12 घंटे इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है, ठीक है। और जब आपने लूप डायूरेटिक्स देखा था तो हमने देखा था कि लूप डायूरेटिक्स का टी हाफ अराउंड 1 to 2 आवर्स ही था। तो बहुत ही ब्रिस्क टाइम के लिए लूप डायूरेटिक्स काम करते थे। इसलिए मोस्टली जो लूप डायूरेटिक्स थे वो एक्यूट कंडीशंस में ट्रीट करने के लिए यूज़ होते हैं, जबकि ये थाइजाइड्स है ये यूजुअली क्रोनिक ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है, क्रोनिक ट्रीटमेंट के लिए, स्पेशली हाइपरटेंशन जैसी कंडीशन है उसकी क्रोनिक ट्रीटमेंट है उसके लिए यूज़ होते हैं। आपको कॉमन ही पता चल जाएगा कि इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ज़्यादा है, ऑल्दो दे आर शॉर्टर एक्टिंग। इंटरमीडिएट एक्टिंग की बात करें तो साइक्लोथाइजाइड, क्वीनेथाजोन, मिथाइक्लोथाइजाइड, ठीक है, काफ़ी सारे नाम हैं, आप एक तो याद रख सकते हैं। इसका आप ड्यूरेशन देखें तो ऑलमोस्ट 24 घंटे इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है। और लॉन्गर देखें तो इंडापामाइड, पोलीथाइजाइड, क्लोरथालिडॉन, तो देखिए 72 घंटे तक, 74 घंटे तक इसका एक्शन है। तो काफ़ी सारा लंबा एक्शन है, तो इसीलिए दीज आर कॉल्ड एज लॉन्गर एक्टिंग थायराइड। सो इस प्रकार से शॉर्टर, इंटरमीडिएट और लॉन्गर एक्टिंग थायराइड की तरह से उसको क्लासीफाई करते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं उसका फार्माकोकाइनेटिक क्या इंपॉर्टेंट कुछ चीज़ें हैं फार्माकोकाइनेटिक के बारे में। तो यूजुअली जो ये थायराइड्स हैं ये ओरली एडमिनिस्टर किए जाते हैं। तो एज आई सेड कि क्रोनिक हाइपरटेंशन की ट्रीटमेंट के लिए लॉन्ग टर्म पे किसी को ब्लड प्रेशर की दवाई चलनी है तो ये डायरेटिक्स के फॉर्म में बहुत आइडियल है और उसके ओरल टैबलेट के फॉर्म में दिया जाता है। कई बार मोस्टली ज़्यादातर केसेस में ये थायराइड डायरेटिक्स को एज ए कम्बिनेशन भी दी जाती है दूसरी एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन के साथ। क्लोरथालिडॉन जैसा हमें पता है कि लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है उसका, और ये भी लूप डायरेटिक्स की तरह सिक्रीट होता है ऑर्गेनिक एसिड ट्रांसपोर्टर्स के थ्रू प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल में। जैसे हम ग्लोमेरुलस का ये इनिशियल पार्ट देखें, ये प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, तो यहाँ पे ये सिक्रीट होते हैं लूप डायरेटिक्स, और अभी थायराइड डायरेटिक्स भी उसी तरह से सिक्रीट होते हैं और ये भी कम्पीट करते हैं यूरिक एसिड के साथ। तो इसीलिए यूरिक एसिड के साथ कम्पीट करके यहाँ पे सिक्रीट हो जाते हैं, इसलिए थायराइड या लूप डायरेटिक्स देने पे यूरिक एसिड का लेवल बढ़ने लगता है। तो स्पेशली जो गाउट वाले पेशेंट्स हैं उसमें आप ये ड्रग्स ना दे तो अच्छा है। तो अगेन यूरिक एसिड के साथ कम्पीट करके ये ड्रग्स रिलीज होते हैं, और वंस ये जो रिलीज होते हैं तो ये नेफ्रॉन के अंदर ट्यूबुलर साइड से, ल्यूमिन की साइड से ये जाके काम करते हैं सेल्स के ऊपर, देखेंगे आगे। तो ये है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, कैसे अब ये एज अ डायूरेटिक काम करती है। तो जैसे हमने पता था ऑलरेडी, हम देख चुके हैं कि ये जो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है वहाँ पे एसिडाजोलामाइड और ऑस्मोटिक डायूरेटिक काम करते हैं। ये जो थिक असेंडिंग लिम्ब है, यहाँ पे जो ट्रांसपोर्टर पंप है वहाँ पे लूप डायूरेटिक्स काम करते हैं। और अब हम लोग जो आ चुके हैं वो है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स के आसपास। तो ये जो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है उसके आसपास ये जो अब्जॉर्प्शन होता है ये पंप से, तो यहाँ पे मोस्टली ये जो थायराइड है ये काम करते हैं। सो थायराइड मोस्टली अर्ली पार्ट ऑफ डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल कह सकते हैं, उसके ऊपर ये लोग काम करते हैं, और वहाँ से जो NaCl सॉल्यूट्स का अब्जॉर्प्शन होता है या फिर रीअब्जॉर्प्शन होता है इसके साथ वो लोग इंटरफियरेंस करते हैं। कैसे करते हैं चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इल्यूमिनल साइड है जहाँ पे यूरिन है, ये इंटरस्टिशियल साइड है जहाँ पे ब्लड है, जैसे ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं आगे के फिगर्स में भी। और ये डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स के सेल्स है, ये सेल्स के बीच का पैरासेल्युलर स्पेस है। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पंप है जिसको वो इनहिबिट करता है, जो सॉल्यूट्स की अब्जॉर्प्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और वो उसका नाम है सोडियम क्लोराइड सिम्पोर्ट। तो ये सोडियम और क्लोराइड को सिम्पोर्ट करने वाला ये पंप होता है,
ये यूजुअली सोडियम को इनसाइड द सेल ले जाता है, क्लोराइड को भी इनसाइड द सेल ले जाता है, और उसके बाद जो भी सोडियम अंदर आया है वो सोडियम बाहर निकलता है। ये सोडियम पोटेशियम एटीपेज की मदद से पोटेशियम अंदर जाता है, और उसके साथ क्लोराइड, जो क्लोराइड आया वो क्लोराइड भी यहाँ से एक चैनल्स होती है, उसके थ्रू क्लोराइड भी इंटरस्टिशियल साइड अब्जॉर्ब हो जाता है। तो ये जो नॉर्मल पैथोफिजियोलॉजी ऐसी, नॉर्मल फिजियोलॉजी ऐसा रहता है नॉर्मली सॉल्यूट्स के अब्जॉर्प्शन का। अब जब भी हम लोग थायजाइड जैसी ड्रग देंगे तो ये क्या करेंगे, थायजाइड ये जो पंप है इसको ये थायजाइड इनहिबिट करेगा, और जिसकी वजह से सोडियम और क्लोराइड का अब्जॉर्प्शन नहीं होगा। ऑलरेडी हमें पता है सोडियम का लोड फिर यूरिन के अंदर बढ़ जाएगा, यूरिन के अंदर लोड बढ़ जाएगा, पहुंचेगा डिस्टल ट्यूब्यूल्स के आसपास या फिर कलेक्टिंग डक्ट के आसपास, वहाँ पे पोटेशियम जितना हो सके एक्सचेंज होके सोडियम अब्जॉर्ब होने का ट्राई करेगा, तो इसीलिए उसके साथ पोटेशियम का भी लॉस होगा। साथ साथ अगर पोटेशियम ख़त्म हो गया तो H+ भी थोड़ा एक्सचेंज होगा, तो इसके साथ साथ H+ का भी लॉस होगा। ऑब्वियसली यहाँ पे क्लोराइड का भी लॉस हो रहा है। इसके साथ साथ इसकी थोड़ी बहुत कार्बनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर जैसी लूप की एक्टिविटी थी, ऐसी इसकी भी एक्टिविटी है, तो थोड़ा बहुत HCO3- भी लॉस होगा। बट जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो सबसे अलग चीज़ है, वो है इफेक्ट ऑन कैल्शियम। ये सबसे अलग चीज़ है। लूप डायूरेटिक्स में क्या होता था, जो लूप डायूरेटिक्स था उसमें कैल्शियम का भी लॉस होता था, ठीक है, ज़्यादातर। लेकिन यहाँ पे कैल्शियम का क्या होता है, थायजाइड डायूरेटिक्स देने से, ये जो थायजाइड डायूरेटिक्स है, ये थायजाइड डायूरेटिक्स कैल्शियम का अब्जॉर्प्शंस करता है, ठीक है। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये कई बार एग्जाम में पूछते हैं कि थायजाइड डायूरेटिक कैल्शियम का अब्जॉर्प्शन करता है, कैसे करता है। ये जो थायजाइड डायूरेटिक्स है, ये थायजाइड डायूरेटिक काम करता है पीटीएच मीडिएटेड, पैराथायरॉयड हार्मोन। सो ये जो पीटीएच है उसके थ्रू काम करता है, और ये पीटीएच कैल्शियम चैनल्स डेवलप करता है जिसके अंदर से कैल्शियम का अब्जॉर्प्शन होता है। सो थायजाइड डायूरेटिक्स कैल्शियम का अब्जॉर्प्शन बढ़ाता है, सो ये अब्जॉर्ब्स द कैल्शियम। सो यूरिन के अंदर अब कैल्शियम नहीं होगा, रादर कैल्शियम अब्जॉर्ब होने लगेगा, ठीक है। सो दिस इज अ काउंटर सिचुएशन कंपेयर टू द लूप डायूरेटिक। लूप डायूरेटिक्स में क्या होता था, कैल्शियम का लॉस होता था। थायजाइड में क्या होता है, कैल्शियम का अब्जॉर्प्शन होता है। तो ये आप समझ गए होंगे, एक ही चीज़ अलग है, बाकी ऑलमोस्ट सभी आयंस के ऊपर लॉस ही करता है ये। इवन मैग्नीशियम का भी लॉस होता है, ठीक है। सो सभी आयंस का यूजुअली लॉस होता है इसके अंदर, ठीक है, कंपेरेट, और साथ साथ पानी तो निकलता ही है डायूरेटिक से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सोडियम क्लोराइड इस इम्पोर्ट को डिस्टल ट्यूब्यूल के अंदर बंद करता है। पीटीएच मीडिएटेड, जैसे हमने बात की कि कैल्शियम का रीअब्जॉर्प्शन करता है, वो सबसे अलग और यूनिक बात है, ठीक है। तो इसीलिए कैल्शियम का रीअब्जॉर्प्शन करता है, इसीलिए किडनी स्टोन्स की ट्रीटमेंट में यूज़ होता है, ठीक है। हाइपर कैल्सी यूरिया, अगर यूरिन के अंदर कैल्शियम बहुत है और वो कैल्शियम किडनी के अंदर डिपॉजिट हो रहा है, तो वहाँ से वो उसको अब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। तो इसीलिए हाइपर कैल्सी यूरिया को ट्रीट करने के लिए यूज़ होता है। थोड़ी कार्बनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटिव एक्टिविटी भी है, सो HCO3- का थोड़ा बहुत लॉस होगा। अनलाइक्स द लूप, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि लूप डायूरेटिक्स क्या करते थे, कि लूप डायूरेटिक्स थे वो जो प्रोस्टाग्लैंडिन मीडिएटेड रीनल वाजोडाइलेटेशंस करते थे या फिर रीनल ब्लड फ्लो बढ़ाते थे, ठीक है। तो इससे क्या होता था कि जो GFR है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है, वो बढ़ जाता था। कॉन्ट्ररी यहाँ पे क्या होता है, थायजाइड रिड्यूस इज द GFR, ये GFR को रिड्यूस करते हैं, इसीलिए इसको कई बार रीनल फेलियर के पेशेंट में नहीं देते हैं। जैसे लूप डायूरेटिक्स आप दे सकते हैं, लेकिन थायजाइड यूजुअली रीनल फेलियर में नहीं दे सकते हैं। फिर भी अगर आपको कोई थायजाइड देना है तो उसका नाम है मेटोलाजोन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQ के तौर पे पूछते हैं कि विच थायजाइड्स कैन बी गिवन इन द रीनल फेलियर, तो आप लिख सकते हैं मेटोलाजोन, इट इज़ द ओनली थायजाइड विच कैन बी यूज्ड इन रीनल फेलियर। अदरवाइज थायजाइड्स रीनल फेलियर्स में एब्सोल्युटली कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, क्योंकि वो ब्लड फ्लो नहीं बढ़ाते, अनलाइक लूप डायूरेटिक्स। दूसरी हम लोग बात करते हैं कि एज एन एंटी हाइपरटेंसिव ये ड्रग्स इफेक्टिव है थायजाइड। तो कैसे हाइपरटेंशन में ये इफेक्टिव है। हाइपरटेंशन हमें पता है कि किसी भी पेशेंट्स का जो ब्लड प्रेशर होता है वो दो चीज़ों के ऊपर डिपेंडेंट रहता है। एक चीज़ होता है उसका कार्डियक आउटपुट,
और दूसरा होता है टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस। इसके ऊपर ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंस रहता है ब्लड प्रेशर का। तो ये पहली चीज़ जिससे ये कम करता है वो है कार्डियक आउटपुट। तो हमें पता ही है कि बिकॉज वाटर लॉस होता है, वॉल्यूम कम होता है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड कम होता है, और जिसकी वजह से वीनस रिटर्न कम होता है और कार्डियक आउटपुट भी कम होता है, तो इसकी वजह से भी ब्लड प्रेशर कम होता है। ये है एक मैकेनिज्म। और जो दूसरी काम करता है वो ये है कि ये क्या करेगा, धीरे धीरे सोडियम लॉस करेगा, और सोडियम कॉन्सेंट्रेशन कम होने की वजह से जो ब्लड वेसल्स हैं, वो ब्लड वेसल्स का जो वेस्कुलर बेड है वहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन सोडियम का कम होगा। एंड बिकॉज यहाँ पे कम सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन है, तो इसीलिए जो भी कैटेकोलामाइन सर्क्यूलेटिंग है, नॉर एड्रिनालिन स्पेशली, तो वो जब उसका काम करती हैं तो इतना इफेक्टिवली काम नहीं कर पाते हैं, तो इतना इफेक्टिव कंट्रैक्शन नहीं होता है, और धीरे 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 ग्रेजुअल एडेप्टेशन होते 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 ये जो ब्लड प्रेशर है वो कम होने लगता है बिकॉज ऑफ वाजोडाइलेटेशंस। तो जो वेस्कुलर बेड है उसमें सोडियम कम होने की वजह से कैटेकोलामाइन का रिस्पॉन्स कम होता है, जिससे इफेक्टिव वाजो कंस्ट्रिक्शन स्पेसिफिकली नहीं होता है, धीरे धीरे वाजो डायलेशन होता है और ब्लड प्रेशर कम होता है। तो ये एक दूसरी मैकेनिज्म है एक कि जिससे ये ब्लड प्रेशर के ट्रीटमेंट, हाई ब्लड प्रेशर के ट्रीटमेंट को ट्रीट करने के लिए यूजफुल है। सो क्या क्या थेराप्यूटिक यूजेस है इन नटशेल। तो पहले जैसे हमने बात की है कि एज ए हाइपरटेंसिव, एंटी हाइपरटेंसिव बहुत ही इफेक्टिव है। दूसरा एक एडवांटेज है कि बहुत ही चीप है, ये ड्रग्स बहुत ही चीप है। हमारे इंडियन सिनेरियोज में चीप मेडिसिन आर वेरी इफेक्टिव। ठीक है, सो अगर चीप एंड इफेक्टिव मेडिकेशंस देनी है आपको हाइपरटेंशन की ट्रीटमेंट के लिए, तो पहले आती थी बीटा ब्लॉकर्स थी, वो चीप थी, लेकिन अभी उसका एडवर्स ड्रग रिएक्शन प्रोफाइल बहुत ज़्यादा था। अगेन वन मोर चीप मेडिसिन जो सबसे इफेक्टिव है, ओल्डर एज में दे सकते हैं, दीज आर डायूरेटिक्स। एंड डायूरेटिक्स में भी स्पेसिफिकली थायजाइड डायूरेटिक्स बहुत इफेक्टिव है। लूप डायूरेटिक्स अब क्रोनिक नहीं यूज़ करते, तो स्पेशली थायजाइड डायूरेटिक्स है, क्रोनिक ब्लड प्रेशर की ट्रीटमेंट के लिए बहुत ही इफेक्टिव है। ये यूजुअली किसी भी प्रकार के ईडीमा को ट्रीट करने के लिए नहीं यूज़ होती है। ईडीमा में मोस्टली हम लोग लूप को ज़्यादा प्रीफर करते हैं या ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स को ज़्यादा प्रीफर करते हैं। फिर भी कार्डियक ईडीमा जैसी सिचुएशंस हैं उसमें एज अ मेंटेनेंस थेरापी इसको आप यूज़ कर सकते हैं। एक बहुत ही अलग चीज़ है कि डायबिटीज़ इंसिपिडस में इसका यूज़ होता है। अभी डायबिटीज़ इंसिपिडस इज काइंड ऑफ ऑपोजिट टू द डायूरेटिक इफेक्ट। ठीक है, तो डायबिटिक इंसिपिडस में क्या होता है कि बहुत सारा यूरिन पास होता है, तो ये ड्रग तो क्या करती है, यूरिन करवाती है। लेकिन डायबिटीज़ इंसिपिडस में यूजुअली कोई कारण बहुत कम दिया गया है, लेकिन कुछ बुक्स मैंने जो रीड की है उसके अंदर से जो निकलता है कि ये ड्रग जो थायजाइड डायूरेटिक्स होती है वो साइक्लिक एएमपी का लेवल बढ़ाती है, और इससे क्या करती है कि एक्वस चैनल्स डेवलप करती है डिस्टल ट्यूब्यूल्स के आसपास, और ये चैनल के अंदर से H2O का अब्जॉर्प्शन या फिर रीअब्जॉर्प्शन करती है। तो जो डिस्टल ट्यूब्यूल के आसपास H2O का अब्जॉर्प्शन बढ़ा देती है, स्पेशली इन केस ऑफ डायबिटीज़ इंसिपिडस। नॉर्मल नहीं, डायबिटीज़ इंसिपिडस वाले पेशेंट्स में ये दवा देने से ये इफेक्ट आता है, और इसीलिए माना जाता है कि ये काफ़ी इफेक्टिव ट्रीटमेंट है, स्पेशली न्यूरोजेनिक एज वेल एज नेफ्रोजेनिक डायबिटिक इंसिपिडस। तो ये एक एडिशनल उसका यूज़ है जो लूप डायूरेटिक में यूज़ नहीं था, और एक एक्स्ट्रा जो वहाँ पे नहीं था वो हाइपर कैल्सीयूरेटिक यूरिक स्टेट। सो जब भी यूरिन में कैल्शियम बढ़ जाता है, आपको कैल्शियम का अब्जॉर्प्शन कर देना है, तो ये दवा देने से कैल्शियम पीटीएच मीडिएटेड अब्जॉर्ब हो जाएगा। तो दीज आर द यूजेस ऑफ थायजाइड डायूरेटिक्स। अब देखते हैं एडवर्स ड्रग रिएक्शन प्रोफाइल। यूजुअली जो एडवर्स ड्रग रिएक्शन प्रोफाइल है वो भी काफ़ी हद तक लूप डायूरेटिक्स के सिमिलर ही है। जैसे वॉल्यूम डिप्लीशन होगा, ऑल्दो लूप जितना नहीं होगा, फिर भी H2O लॉस होगा, जिसकी वजह से हाइपोटेंशन होना, हाइपोक्लोरेमिया होना, हाइपोनेट्रेमिया स्पेसिफिकली डाइल्यूशनल टाइप, हाइपोकेलेमिया, यस पोटेशियम लॉस इससे भी होता है। कई बार पोटेशियम लॉस होने से एरिथमिया जैसा भी कंडीशन होता है। ओके, सो ज़िपामाइड जैसी दवाई है, इससे काफ़ी सिग्निफिकेंट पोटेशियम लॉस होता है ये थायजाइड से। सो इससे इसके साथ भी आप पोटेशियम स्पेयरिंग जो डायूरेटिक थे इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स इसके साथ देने से वो पोटेशियम लॉस कम होने लगता है, तो बहुत इफेक्टिव चीज़ है। हाइपर कैल्सीमिया, ऑब्वियसली इससे कैल्शियम अब्जॉर्प्शन या फिर रीअब्जॉर्प्शन होता है, तो कैल्शियम का लेवल ब्लड में बढ़ता है, तो हाइपर कैल्सीमिया भी हो सकता है कई बार।
मैग्नीशियम डिप्लीट करता है, रीनल इनसफिशिएंसी अग्रावेट कर सकता है, तो इसीलिए जब भी लो जीएफआर हो तब तो नहीं दे। सीरोटिक्स में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, जैसे लूप भी कॉन्ट्राइंडिकेटेड था कि सीरोसिस वाले पेशेंट्स में जब भी हम लोग डायूरेटिक्स यूज़ करते हैं तो उससे क्या होता है कि अल्कलोसिस वाला सिचुएशन क्रिएट होता है और ऑलरेडी लीवर काम नहीं करता तो अमोनिया को डिटॉक्सिफाई नहीं कर सकता, तो इसीलिए हिपेटिक कोमा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और H+ लॉस होने की वजह से अल्कलोसिस का भी डर रहता है। मेटाबॉलिक इफेक्ट्स में इससे हाइपरग्लाइसेमिया सिग्निफिकेंट होता है, इम्पेयर्ड कार्बोहाइड्रेट टॉलरेंस, सो इसके लिए डायबिटीज़ मलाइटस वाले पेशेंट्स में ये कंट्राइंडिकेटेड है, गाउट वाले पेशेंट्स में कंट्राइंडिकेटेड है, जिससे यूरिक एसिड का लेवल बढ़ता है, हाइपरयूरिसीमिया होता है, और ऑलरेडी जिसमें कोलेस्ट्रॉल और LDL का लेवल ज़्यादा है उस पेशेंट्स में भी आप ये ड्रग्स नहीं दे सकते, सो हाइपरलिपिडेमिया भी होता है। GIT और CNS एडवर्स ड्रग रिएक्शंस जैसे लूप में होते हैं, यहाँ भी कॉमन है, क्रैम्पिंग, डायरिया, नोशिया से होके पैरेस्थेशिया, वर्टाइगो, हेडेक, वीकनेस हो सकता है। थोड़ी बहुत कार्बनिक एंडाइड्रेस वाली एक्टिविटी है तो एलर्जिक रिएक्शंस भी हो सकता है और सेक्सुअल डिसफंक्शंस भी काफ़ी हो सकता है, लेकिन ये रेयर ADRs में होते हैं। ड्रग इंटरेक्शंस भी लूप के जैसे ही हैं। जो मोस्ट कॉमन था वो था कि बिकॉज इससे पोटेशियम लॉस होता है, तो पोटेशियम लॉस होने की वजह से सल्फोनिलूरिया डायबिटीज़ में यूज़ होने वाली दवाइयाँ जो पोटेशियम बेस्ड काम करती है उसका इफेक्टिवनेस कम हो जाता है। बिकॉज ये पोटेशियम लॉस करता है, इससे क्या होता है कि कुछ ड्रग की टॉक्सिसिटी बढ़ जाती है, ठीक है, जैसे कार्डियक ग्लाइकोसाइड डिजिटालिस जैसा हो गया जो CHF के अंदर हम लोग यूज़ करते हैं, या फिर लिथियम हो गया मेनिया के अंदर यूज़ करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर्स के अंदर, तो जिससे क्या होगा कि लिथियम का अब्जॉर्प्शन बढ़ने लगा गया, लिथियम की टॉक्सिसिटी होने लगेगी और कार्डियक ग्लाइकोसाइड का भी टॉक्सिसिटी बढ़ जाएगा, जिससे एरिथमिया का डर बढ़ने लगेगा। हमें पता है कि जो डायूरेटिक्स हैं वो प्रोस्टाग्लैंडिन मीडिएटेड एक्शंस करते हैं, स्पेशली लूप डायूरेटिक्स में ये ज़्यादा था, और तो इससे एनसेड्स के साथ दे तो डायूरेटिक्स का एफिकेसी कम होने लगता है। दूसरी कुछ ड्रग्स हैं जो पोटेशियम लॉस करती हैं, अगर उसको भी इसके साथ दिया जाए तो पोटेशियम लॉस बहुत एक्सटेंड हो जाएगा, जिससे क्रिटिकल सिचुएशन हो सकती है, जैसे कॉर्टिकोस्टेरॉइड या फिर एम्फोटेरिसिन B, जिससे हाइपोकैलेमिया का डर और भी बढ़ जाएगा, ठीक है। क्विनीन जैसी दवाइयाँ जो भी एरिथमिया कर सकती है, ठीक है, बिकॉज ऑफ हाइपोकैलेमिया। सो इसकी जो मेन एडवर्स ड्रग रिएक्शंस होती हैं डायूरेटिक्स की, वो पोटेशियम लेवल्स के साथ होती है, और काफ़ी सारी ड्रग्स आप फार्मिक में पढ़ेंगे कि उसका पोटेशियम लेवल्स मेंटेन होना बहुत ज़रूरी है, तो काफ़ी सारी ड्रग्स हाइपोकैलेमिया करती है, तो अगर 2 हाइपोकैलेमिक ड्रग्स को कंबाइन कर दिया तो एरिथमिया के चांसेस सीरियसली बढ़ जाएंगे। तो कंट्राइंडिकेशन सिरोसिस वाले पेशेंट्स में जैसे हमने बात किया नहीं दे सकते, लो GFR वाले पेशेंट्स में नहीं दे सकते, डायबिटीज़ और गाउट वाले पेशेंट्स में भी एब्सोल्युटली कंट्राइंडिकेटेड है। तो होपफुली ये थायराइड के बारे में आपको सब चीज़ें पता चल गई होगी। अगर आपको कुछ कंसर्न्स हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट कीजिए, कोई टॉपिक के बारे में आप बात करना चाहते हैं, डिस्कशन करना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, अच्छा लगा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।